Yesterday we सर started. ये जो टॉपिक था हमारा कल का, तो फाइनली मैं यहाँ पे फिर बात करूंगा कि यहाँ पर जो मैंने डायग्राम आपको शो किया था, दैट डायग्राम सिंपली शोज यू, ये बताता है आपको कि किस तरीके से मोमेंटम के रिस्पेक्ट में आपका एनर्जी वेरिएशन होता है। मोमेंटम की डायरेक्शन ये इंडिकेट करती है यहाँ से लेके यहाँ तक कि मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है और उस डायरेक्शन के हिसाब से कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जिससे एक पर्टिकुलर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपका बन पाए कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टिंग बनाने के लिए, उसको कंडक्शन बनाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट विल बी शोन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। और ये मोमेंटम और इसके बीच का डायग्राम है, इसकी बात हमने यहाँ पर की। आज हमारा जो फर्दर मूवमेंट है, जो टारगेट है, वो है समझना कि क्या बेसिकली बैंड गैप्स होते हैं, और अगर हम बात करते हैं तो क्या इन बैंड गैप्स के बिहाफ पर हम सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम सेमीकंडक्टर को डिफाइन कर सकते हैं दो कैटेगरी में, एक को बोलते हैं डायरेक्ट और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे दो डायग्राम देखेंगे, इन दोनों डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मोमेंटम के रेस्पेक्ट में अगर वैलेंसी बैंड का ये कर्व देखते हैं, पहला वाला कर्व देखते हैं, ये कर्व, और कंडक्शन बैंड का जो डिप पार्ट है, ये डिप पार्ट है, इन दोनों का अलाइनमेंट अगर आप देखते हो दैट इज शिफ्टेड, अलग अलग है। लेकिन वही दूसरे टाइप में अगर आप देखते हो, जहाँ पर मोमेंटम अपने पीक पर है, मतलब वैलेंसी बैंड में अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे वैलेंसी बैंड में एनर्जी पीक पर है, वहाँ पे कंडक्शन बैंड में अगर मिनिमम डिप फॉल मिलता है तो दैट इज अलाइन। तो ये जो अलाइनमेंट है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, टॉकिंग अबाउट बेसिकली दिस अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट जो है, दिस अलाइनमेंट इज डिफरेंट, दिस अलाइनमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम हियर। और ये जो अलाइनमेंट है आपको दिखाई दे रहा है, ये अलाइनमेंट अलग है, ये अलाइनमेंट अलग है। तो ये जो शिफ्ट दिखाई दे रहा है हमें, ये शिफ्ट जो है हमें सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से ऑन बिहाफ ऑफ दैट इट डिवाइड्स इनटू द टू कैटेगरी, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड अनदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। तो जहाँ पर ये अलाइन होते हैं, मतलब कंडक्शन बैंड का डिप और वैलेंसी बैंड का पीक, यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट कहते हैं और यहाँ पर हम इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। दिस इज व्हाट बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट। So I'm just, yeah. So see here, if I'm talking about, in this case, we are having one is the direct time shown up here, and what are the basically the parameter we are just taking up. So we are taking basically the parameter which is the conduction band and the valency band. जो भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, this is the conduction and this is the valency band, and we are here we have the energy band gap. इस एक्सिस पे एनर्जी ली हुई है और इस एक्सिस पे के लिया हुआ है। इफ यू रीड राइट अप द के हियर, दिस इज अ वेव वेक्टर ऑफ प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है। या दूसरे टर्मिनोलॉजी में हम इसको मोमेंटम भी कह सकते हैं। तो मोमेंटम प्रोपगेशन कांस्टेंट तभी डिफाइन होगा तो सीधी सी बात है, जब एक एटम या अगर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, उनका मोमेंटम किसी डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज द मोमेंटम, सेम डायग्राम है, टेकिंग अप जैसे वेव कांस्टेंट फैक्टर और मोमेंटम फैक्टर। तो ये यहाँ पर लिया गया है। लिसन फर्दर, ऑल द पैरामीटर्स आर क्लियर एंड हियर वी हैव द डायरेक्ट एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट। सो लिसन इट केयरफुली हियर। So basically, if we see here in this diagram, if we see here, so here we have the conduction band we are talking about and the valency band, and here talking about the propagation constant. And on the basis of that, as we have this direct as well as the indirect, and here we have the valency. If you see here,
we have basically the valency band energy level, and here we have the conduction band energy level and forbidden gap. Again, we are just taking same with reference to the propagation constant. Here on this axis, we have just taken the E. So the relationship between direct and indirect, if I'm talking, so that's simply indicating an idea that when within a particular kind of a material, when this conduction band is not actually aligned with respect to this one, this relationship comes up with this one, but actually it is not aligned with respect to the valency band energy. जब valency band energy के साथ align नहीं होता है, it has a shift किसकी वजह से होता है? Shift होता है momentum की वजह से, रिलेटिव शिफ्ट होता है, जो आप दिखाई दे रहा है रिलेटिव शिफ्ट, मोमेंटम की वजह से जो रिलेटिव शिफ्ट होता है, ये रिलेटिव शिफ्ट आपके इन बैंड्स की एनर्जी को शिफ्ट करता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, अगर लॉजिकल हम इस फैक्ट की बात करें कि व्हाट एग्जैक्टली द मीन ऑफ लॉजिक ऑफ दिस काइंड ऑफ दिस वन, लॉजिक ये हुआ यहाँ पर कि जो वैलेंसी बैंड का ये एनर्जी टॉप लेवल है और ये कंडक्शन बैंड का डिप है। अब आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, कंडक्शन का डिप और वैलेंसी बैंड का टॉप, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल है वैलेंसी बैंड में, उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट मिनिमम है कंडक्टिंग बनने के लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अवेलेबल है, उसको अगर कंडक्टिंग बनना है तो उसके लिए एनर्जी बैंड गैप ज़्यादा है। तो ये जो बेसिकली डिप स्ट्रक्चर्स हैं, वैली स्ट्रक्चर्स हैं, वैली जैसी बनी हुई है, वैली स्ट्रक्चर ये बता रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन इज हियर, इफ सम सॉर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हियर एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली रिक्वायर्ड, अगर इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंसी बैंड में ये मोमेंटम है जिस इलेक्ट्रॉन का, अगर उसको एनर्जी चाहिए तो उसको यहाँ तक का ये गैप फिल करना पड़ेगा, तब वो कंडक्टिंग बन पाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इस मोमेंटम पर है, यहाँ मोमेंटम है, जीरो मोमेंटम पोजीशन पे है, उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ इतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एंड इट बिकम कंडक्टिंग। Similarly, moving further, and this gap is raising like this. So ultimately the thing is here, if suppose there is a no momentum because of any reason, अगर किसी रीजन की वजह से कोई मोमेंटम नहीं है, कोई भी मोमेंटम नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्टिंग बैंड में जाके कंडक्ट कर जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज अ डायरेक्ट। ठीक, अब इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है? इनडायरेक्ट के अंदर यही प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इफ यू सी हियर, the requirement of energy level becomes so much higher. If you see here, that is so high. It means जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में हैं तो कंडक्ट कर रहे हैं, जो वैलेंसी बैंड में वो वैलेंसी बैंड में ही कंडक्ट कर रहे हैं। वैलेंसी बैंड का कंडक्टिंग बनना और कंडक्शन बैंड का वापस वैलेंसी बैंड में आना इजी नहीं है। तो दैट्स वाई दिस इज काइंड ऑफ ए स्ट्रक्चर जिसमें ऑलरेडी एक बार कंडक्टिंग हो गए, वो कंडक्टिंग है, जो वैलेंसी बैंड में वो वैलेंसी बैंड में। अब अगर हम ये प्रैक्टिकली सोचें, फिजिबिलिटी को चेक करें कि अब इनका पहुंचना, तो दिस बिकम्स अ टफ टास्क टू बिकम। इससे क्या होता है कि सिस्टम के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है दैट बिकम्स हाई। जो आप चीज चाहते हो, यू हैव अ ग्रेट कंट्रोल ऑन दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल। सो व्हेन वी आर एडिंग अप द इम्प्योरिटीज इन दैट, these impurities are helping us to create the indirect band gap। impurities ऐड करने से हमारा indirect band gap create होता है। In semiconductor physics, the band gap of semiconductor can be of two basic types: direct band gap and indirect band gap. The minimum energy state in the conduction band and the maximal energy state in the valency band. Maximal ये हो गई, minimal ये हो गई। In the are each characterized by certain crystal moment. A certain crystal momentum is there in the Brillouin zone. Basically, this is the movement of electrons somewhat related to the atomic lattice structure. If the k vectors are different, the material has an indirect gap. मतलब अगर ये k value इसकी और इसकी with respect to this one are different, then we say indirect. The band gap is called direct if the crystal momentum of the electron and holes is the same in both the conduction band, and the valency band and electron can directly emit a photon. एक साथ ही वैलेंसी बैंड में और कंडक्शन बैंड में। बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी लाइनें, ध्यान से समझना। द बैंड गैप इज कॉल्ड डायरेक्ट इफ द क्रिस्टल का मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स इज द सेम इन बोथ द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंसी बैंड। एन इलेक्ट्रॉन कैन डायरेक्टली एमिट ए फोटोन। In an indirect band gap, a photon cannot be emitted because electron must pass through the intermediate state and transfer momentum to the crystal lattice. उसको
अब इसको थोड़ी सी क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से समझते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता है, उस कंडीशन में उसकी एनर्जी को लूज करने वाली कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, इन दैट सिचुएशन इफ यू सी हियर, एनर्जी को यूज करता है तो एक फोटोन रिलीज करता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करने फोटोन रिलीज करता है। सो दैट इज इजी। अगर कंडक्शन बैंड से उसने फोटोन रिलीज किया, इमीडिएटली वैलेंसी बैंड में आएगा, और एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इट बिकम्स कंडक्टिंग। लेकिन यहाँ पर अगर इसको ये करे तो इसके पास में कोई बीच में स्टेट ही नहीं है, इट हैज टू स्टे सम इंटरमीडिएट स्टेट, उसको किसी इंटरमीडिएट स्टेट में रहना पड़ेगा अपनी एनर्जी को लूज करने की। यही बात यहाँ पर इंडिकेट की गई। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। So that's why, so here if you see, you can find out the details of conduction band and as well as the valency band and their alignment with respect to the crystal momentum or the K की बात कर रहे हैं, जो momentum coefficient है, आपने अभी wave propagation coefficient के बारे में देखा था। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये बैंड स्ट्रक्चर्स का वेरिएशन ध्यान से देखना। अगर आप इस स्क्रीन पे ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, जैसे ग्रेट सिमुलेशन, इस सिमुलेशन के अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से बैंड गैप वेरी करते हैं अगर हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम आर्सेनाइड INAS तीन कॉम्बिनेशंस दिखाए जा रहे हैं, और तीन कॉम्बिनेशंस के अंदर ये एनर्जी के वेरिएशन आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक बार ध्यान से इनको विजुलाइज करो, see it properly. It's a very very wonderful simulation. That's why I have just come on this page. This is the reason. If you see here, if I'm talking about the basically in the silicon has some sort of alignment when we are introducing that has a kind of a shifts, and that shifts are represented through the valency. Here we have the valency, here we have the conduction. तो ये shifts जो है वो shift हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं. So this is the good one. So one can easily have an idea about that, how it is actually working out. Important part होता है कंट्रोल की। अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि कैसे हम उसकी एनर्जी का मैनेजमेंट करते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, इधर कूदता है, भागता है, दौड़ता है, कभी कुछ तोड़ता है, कभी कुछ पकड़ता है, तो ही हैज एनर्जी बेसिकली है, बिकॉज इट हैज एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज डूइंग समथिंग। हम उसकी एनर्जी के मैनेजमेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक टॉय लाते हैं, उसको पकड़ा देते हैं, लो उसको खेले, तो उसको खेलता है, थोड़ी उठाता पटकता, तो जो उसका इन्वॉल्वमेंट था, एनर्जी रेडिएशन थे जो दीवारों पर जा रहे थे या टीवी पे जा रहे थे या शीशे पे जा रहे थे, वो इन्वॉल्वमेंट हमने उठा के कहाँ कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन हमने कहाँ मैनेज कर दी, उस टॉय के ऊपर। द सेम थिंग हियर, द सिलिकॉन एंड द मूवमेंट विद द गैलियम आर्सेनाइड जो हमने यहाँ पर किया, इसकी वजह से हम इस बैंड गैप की शिफ्टिंग कर पाते हैं, और बैंड गैप की शिफ्टिंग का मतलब एनर्जी का मैनेजमेंट कर पाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी मैनेजमेंट हम यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने पर्टिकुलर जो भी डिवाइस हम बना रहे हैं, जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल हम क्रिएट कर रहे हैं, उस सेमीकंडक्टर मटेरियल को आगे यूज करने में, उसके एप्लीकेशन को क्रिएट करने में। ठीक है। So gallium arsenide is called as direct semiconductor because it does not require a change in momentum for an electron transition from the valency band to conduction band. इसको किसी भी तरह के momentum की requirement नहीं है. Silicon is called as an indirect semiconductor because a change of momentum is required in a transition. अब इन्होंने बहुत अच्छे स्टेटमेंट में ये लाइन को और फिर से क्लियर किया। इन्होंने कहा कि गैलियम आर्सेनाइड अगर आपने बनाया एक सब्सटेंस और फिर उसके बाद उसकी स्टडी की, तो आपने ये चेक किया कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाना चाहते हैं, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मोमेंटम। आपको उसको मोमेंटम नहीं देना पड़ेगा, बिना मोमेंटम दिए ही आप इसको बड़े इजीली पहुंचा सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर वही चीज अगर आप करते हैं सिलिकॉन के केस में, तो सिलिकॉन के केस में यू हैव टू गिव अ लिटिल मोमेंटम। वो यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि ये जो स्केल है नीचे जो एक्स एक्सिस जो दिखाई दे रही है वो यहाँ पर, वो एक्स एक्सिस स्केल मोमेंटम की रिप्रेजेंट कर रही है। इट शोज यू दैट दिस इज बेसिकली अ मोमेंटम। सो हियर दिस इज अ मोमेंटम एक्सिस। तो अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुँचाना है, यहाँ पहुँचाना है, तो यहाँ पहुँचाने के लिए इतना बड़ा गैप फिल करने की जगह इट्स बेटर यू हैव टू पुट अ लिटिल मोमेंटम। आप मोमेंटम दीजिए, मोमेंटम देने के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा एंड देन यू गिव अप दिस। सो अगर इन इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी तरीके से ड्रिफ्ट दे पाते हैं, मोमेंटम क्रिएट कर पाते हैं, तो इनका ट्रांजिशन ऊपर हो सकता है। तो दो तरीके की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, पहली टू क्रिएट द मोमेंटम एंड सेकंड टू मेक इट लिव। बट हियर जिस किसी भी स्टेट में ये होते हैं, उसी स्टेट में अ लिटिल पुश ऑफ एनर्जी कैन इजीली मेक दीज इलेक्ट्रॉन अप टू रीच अप हियर।
यहाँ पहुंचा सकता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द ब्यूटी ऑफ specifically I'm talking about the direct band semiconductor and the thing which is related with the indirect band gap. But we cannot say that direct band gap semiconductor are always good, indirect are not good. It depends upon what application we are looking at. अगर हम ऐसे डिवाइस चाहते हैं जिसको इनपुट रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, then definitely we'll go for the indirect. और जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स कम होगी, we'll go for direct band gap semiconductor. So this exactly I wish to tell you that how indirect and direct band gap semiconductors are classified and what are the basically the concepts behind that. अब आप इसको खुद देखते हैं, जब when we are studying about the material, जब भी स्टडी करते हैं उस टाइम पर मटेरियल के अंदर बहुत सारे फिनोमेना एक साथ परसिस्ट करते हैं। अब इतने सारे फिनोमेना में जिसका जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को उस फिनोमेना में चला जाता है, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात कर रहे थे और सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो मेन फिनोमेना है वो है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का। अब जब हमने इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की फिनोमेना की बात करना स्टार्ट किया तो हमें ये पता चला कि इनकी कंडक्टिविटी का वेरिएशन का मतलब ही यही है कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है, जो होल है वो कंडक्टिंग बनेगा और कंडक्टिंग वैलेंसी में जाएगा, मतलब इनका आपस में ट्रांजिशन होता रहेगा। कंडक्शन होगा, हाई एनर्जी ली कंडक्ट करने लगा, लो एनर्जी ली वापस आ गया। अब ये कोई डिब्बे नहीं है जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, इट्स नॉट लाइक अ डिब्बा, बॉक्सेस नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है कि इसके पास हाई एनर्जी और इसके पास लो एनर्जी। अब हुआ क्या, इस पूरे प्रोसेस के बीच में जब उसकी फर्दर और स्टडी की गई, इम्प्योरिटीज भी मिलानी शुरू की, हमने पढ़ा पिछले बार इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक बना सकते हैं, तो जब हमने इम्प्योरिटीज को मिलाना शुरू किया, कोशिश की, तो हमने देखा कि कुछ चेंजेस आए। अब रिसर्चर्स और साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या स्टडी किया, उन्होंने कहा कि चेंजेस किस टाइप के आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा एनर्जी बैंड गैप एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिससे हम इसको समझ सकते हैं। तो उन्होंने जब एनर्जी बैंड गैप में पढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि जो सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर था उसके जब जीरो मोमेंटम था, मतलब जो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल जीरो है, कहीं मूवमेंट, कोई जिगजैग नहीं हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में उन्होंने ये चेक किया, उनको पता चला कि उस कंडीशन में इन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन में नहीं पहुंचाया जा सकता। कंडक्शन में अगर पहुंचाएंगे तो बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो यहाँ दिखाई दे रही है ऊपर, ये पूरी की पूरी लाइन जो दिखाई दे रही है, दिस इज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अब उन्होंने इस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड के लिए क्या किया, उन्होंने स्टडी की किसके रेस्पेक्ट में, इस टर्म मोमेंटम के रेस्पेक्ट में। तो उन्होंने कहा इस मोमेंटम के रेस्पेक्ट में मैं चेक करता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन का अगर मोमेंटम जीरो है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पॉइंट बना दिया। फिर उन्होंने कहा अगर इसका मोमेंटम थोड़ा हमने बढ़ा दिया तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पॉइंट बना दिया। कम किया, अपोजिट डायरेक्शन में ले गई। इससे जब उन्होंने देखा तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर आए, ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो गई। तो उन्होंने कहा मिनिमम एनर्जी कब रिक्वायर्ड होगी इसको कंडक्टिंग बनाने के लिए, तो पता चला इस मिनिमम एनर्जी को तब ले सकते हैं जब हम उसको मोमेंटम पीसी कर दें। पीसी उन्होंने एक नाम रख दिया, इतना मोमेंटम अगर हम इस इलेक्ट्रॉन का बढ़ा दें तो हम इसको कंडक्टिंग कम से कम एनर्जी में बना सकते हैं। तो ये मोमेंटम थ्योरी के बेसिस पे इन्होंने चेक किया। ऐसा जब उन्होंने गैलेरियम आर्सेनाइड के साथ किया तो उन्होंने देखा कि वाह, इसका जो मोमेंटम जीरो था उसी पर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी थी, यानी कि इस टाइप के सेमीकंडक्टर में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए कोई मोमेंटम देने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मोमेंटम देने की जरूरत नहीं है, ये इजीली बन सकते हैं। तो ये दो डिफरेंट प्रॉपर्टी उन्होंने स्टडी कर ली और उनसे उनको ये समझ में आ गया कि सिलिकॉन के अंदर एक्स्ट्रा मोमेंटम, वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट भी होगी, मोमेंटम देना पड़ेगा और उसके बाद ही एनर्जी गेन करके कंडक्टिंग बन पाएंगे। लेकिन वही गैलेरियम आर्सेनाइड में रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये डिफाइन करके उन्होंने दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि इंटरमीडिएट स्टेप का बात की थी। इंटरमीडिएट स्टेप यही है कि इनको जो हम बात कर रहे हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में देने के लिए हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। उस एनर्जी बैंड गैप को फुलफिल करने के लिए हम अगर इनको किसी भी तरीके से मोमेंटम क्रिएट कर पाते हैं तो जो इंटरमीडिएट स्टेज है, यहाँ पे कोई लेयर नहीं रखी जहाँ पे ये जाके थोड़ी देर बैठ जाएगा, यहाँ नहीं बैठ रहा वो। इंटरमीडिएट स्टेप का मतलब ये है कि इनको पहले जिस किसी भी प्रोसेस से आप एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू या टेम्परेचर के थ्रू, जिस किसी भी प्रोसेस से आप एनर्जी दे रहे हो, उससे पहले इनमें थोड़ा मोमेंटम क्रिएट कर दो जिससे उस एटलीस्ट मोमेंटम तक पहुंच जाए। ये इंटरमीडिएट स्टेप हो गया। पहले मोमेंटम देना पड़ेगा,
फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कार है, कार में बहुत सारी कार आजकल एडवांस हो गई हैं, उनमें क्या होता है स्टार्ट करो एसी ऑन कर दो। लेकिन पहले क्या कहा जाता था, जो पहले डीजल की गाड़ियाँ होती थी, कार होती थी, पहले उनको थोड़ी देर स्टार्ट किया जाता था, जब वो इंजन थोड़ा हीटअप हो जाता था तब कहते थे अब अपनी गाड़ी का एसी ऑन करो। ये इंटरमीडिएट स्टेप था। तो एक इंटरमीडिएट स्टेप मोमेंटम को राइज करने का यहाँ पर दिया गया कि पहले मोमेंटम राइज कीजिए, जैसे आप इस मोमेंटम पर पहुंच जाएंगे, अब आपका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है इतना मोमेंटम, इतना उसके अंदर घूम फिर सकता है, उसकी मोबिलिटी इतनी हो गई है। जब उसको इतनी मोबिलिटी मिल जाएगी, अब इसको कम से कम एनर्जी में आप कंडक्टिंग बना सकते हो और ये आपका कंडक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन बन के काम करेगा, आपका इंसुलेशन से कंडक्शन की तरफ ये मूव कर जाएगा। तो दिस इज एग्जैक्टली द ठीक है सर। आंसर्स ऑफ योर